जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का 20 एमसीक्यू, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रश्न है। और एक प्रश्न से दोस्तों हम लोग बहुत सारे प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और विश्वास रखें दोस्तों, अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो 20 क्वेश्चन से कम आपको 100 से 150 प्रश्न निकालेंगे, उसका फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग से डिस्कशन लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय जो दोस्तों अनुच्छेद 102, बात कर रहे हैं अनुच्छेद 102 की, तो अनुच्छेद 102 के आधार पर जो है लाभ के पद का निर्धारण जो है वह संघीय संसद करता है। क्या? संघीय संसद करता है। और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। यह इनके सलाह पर किया जाता है। वही तो बात कर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कितना? अध्यादेश की जो चर्चा है ये अनुच्छेद 123 में। कब? अनुच्छेद 123 में जो है 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब? जब संविधान का संसद का शस्त्र जो है वह नहीं चल रहा, उस समय जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अगर संसद का शस्त्र चालू होता है और संसद ने उस अध्यादेश को पारित कर दिया तो वह कानून बन जाता है, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है। वहीं दोस्तों बात कर राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है हमारा उच्चतम न्यायालय। बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय जो है दोस्तों यह उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय जो है इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 124 में, कितने में? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का गठन होगा। और इनके न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना रहता है? तो इनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल रहता है वो लगभग 65 वर्ष रहता है। कितना? 65 वर्ष। वहीं दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है? तो वो रहता है जो दोस्तों 62 वर्ष। अगला ऑप्शन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, इसकी बात चर्चा करें तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसका कार्यकाल है, अधिकतम आयु कितने तक? तो इनकी आयु जो है 62 वर्ष तक का ये रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी हमारा होगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, बात करें अध्यादेश की, तो जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखा तो कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यह जो दोस्तों यह कर सकता है किसमें? संघ एवं समवर्ती सूची में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी संघ और समवर्ती सूची में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन बात करें वहीं दोस्तों राज्य सूची की, तो राज्य सूची पर जो अध्यादेश है वो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है, जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखें। वहीं दोस्तों अब आ गया है बात राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची की। तो वहीं दोस्तों बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में जो है कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में जो है 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। वहीं दोस्तों संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले जो है 100 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 97 विषय हैं। वहीं दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की, तो संविधान निर्माण के समय जो है समवर्ती सूची में जो विषय की संख्या थी वह 42 थी, लेकिन वर्तमान में जो है यह कितना? 42 है। कितना? 42। पहले 47 थे, अब 42 है दोस्तों। तो आशा करते हैं प्रश्न अगला। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और विश्वास रखें दोस्तों इस डिस्कशन से आपको बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम में आप जीके में बहुत ही अच्छा, मुझे आशा है कि आप 20 में से कम 18 से 17 प्रश्न का उत्तर सही करके आइएगा दोस्तों, अगर ये इस डिस्कशन को आप लोग डेली देखते हैं तो। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, इसकी चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं है कि एक व्यक्ति
भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में क्या है कि एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इसकी चर्चा भारत में कहीं नहीं किया गया है कि एक राष्ट्रपति जो है वह कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और इसका उदाहरण जो है दोस्तों, कई बार इसका हो जाएगा कई बार भी बन सकता है। और भारत के मात्र एक राष्ट्रपति कौन, यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, यानी कि 2 बार लगातार वो पद पर रहते। तो कहेगा दोस्तों कि 12 वर्ष कैसे हो गया, तो पहला बार उनका कार्यकाल 5 साल का था और दूसरा वर्ष 5 साल का। और अंतरिम सरकार जो था दोस्तों, जिसमें इलेक्शन पहली बार नहीं होता, तो 50 से लेकर 1962 ईस्वी तक यह भारत के राष्ट्रपति रहते। और मात्र ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल जो है 12 वर्ष का है, बाकी सभी जो है एक एक बार ही बने हैं। और बताइए दोस्तों, भारत की जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं वो कौन सी हैं, कौन है? तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू है। और यह जो है दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं दोस्तों करें बात करें महिला की, तो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, एवं अगर पूछा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तब इनका आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू का नाम आ जाएगा। और यह जो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो यह जो थी दोस्तों किसकी, यह जो थी झारखंड की राज्यपाल थी। और वहीं दोस्तों इनका स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका मयूरभंज उड़ीसा जिले में इनका जन्म हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो इनसे पहले जो 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे, यानी द्रौपदी मुर्मू जो है वह 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। वही दोस्तों बात करें 14वें राष्ट्रपति की, तो 14वें राष्ट्रपति जो हैं वो थे रामनाथ कोविंद। कौन? रामनाथ कोविंद, जो कि किस समय जब राष्ट्रपति वो बने थे तो वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो वो थे जो बिहार के राज्यपाल थे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह कई बार, कितनी बार भी बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा, बुक्रील नामक किस खेल से संबंधित है, तो बुक्रीलिन जो है दोस्तों यह बेसबॉल से संबंधित है। किस से? बेसबॉल से। वही दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के जो प्रसिद्ध स्टेडियम है, जैसे कि वो हो गया मिशिगन, ये जो है दोस्तों मिशिगन हो गया। वहीं दोस्तों बात करें लॉन टेनिस की, तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो लॉन टेनिस में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या जो है 2 खिलाड़ी हो सकते हैं प्रत्येक टीम में। अगर मुकाबला अगर 2 हुआ तो एक टीम में 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, और नहीं तो न्यूनतम 1 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11, एक टीम में 11 खिलाड़ी रह सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें बेसबॉल की, तो बेसबॉल में जो है एक टीम में 9 खिलाड़ी, वहीं बास्केटबॉल में जो है एक टीम में 5 खिलाड़ी रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो फुटबॉल में जो दोस्तों गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, और आशा करता हूं आप लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम में बहुत करके, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों वो उस पर ध्यान देकर सुनिए, इससे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए दोस्तों बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म का जो है स्थापना 15 अप्रैल, सिख धर्म के पहले संस्थापक जो थे कौन थे, तो पहले संस्थापक जो थे वह गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म दोस्तों 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में तलवंडी में पड़ता है। उनके द्वारा जो है सिख धर्म की स्थापना की गई। और सिख धर्म में जो है दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए। तो पूछ रहा है 10वें गुरु, तो 10वें गुरु कौन से थे, तो 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। और उनका जन्म जो है पटना में, कहाँ होता, पटना में। और पटना में कब हुआ था दोस्तों, तो पटना में जो इनका जन्म हुआ था यह 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666 ईस्वी थे। और यह जो है 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर की जो स्थापना है इसका नींव जो है सिख धर्म के चौथे गुरु यानी गुरु अर्जुन देव ने इस शहर की नींव रखी थी। और अमृतसर में जो जन्म हुआ था दोस्तों
यह जो है किनका गुरु, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का जो है जन्म हुआ था, और अर्जुन देव ने ही अमृतसर मंदिर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वहीं दोस्तों बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की स्थापना जो है 3 शहर कालाकति, सूतीनती और गोविंदपुर, इन 3 शहरों को मिलाकर जॉब चारनाक ने जो है कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। वहीं दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो वास्तुकार है वो एडविन लुटियंस को कहा जाता है, कि एडविन लुटियंस को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक मोहम्मद साहब थे उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का में। और मक्का, अगर छोटा डेट पूछे दोस्तों तो छोटा डेट था जो 8 जून, क्या 8 जून 570 ईस्वी में इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। और वहीं दोस्तों 622 ईस्वी की बात करें तो 622 ईस्वी में है जो उनको पता चल गया था कि उनको जो है मारने की साजिश की जाती थी, तब पश्चात उन जो है मदीना की ओर प्रस्थान कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाद और विदर्भ क्षेत्र शामिल है? तो यह जो तीनों का तीन क्षेत्र जो दोस्तों यह महाराष्ट्र में शामिल है। कहाँ? महाराष्ट्र। कोंकण जो है दोस्तों यह पश्चिमी तट का भाग है। क्या? पश्चिमी तट का भाग है कोंकण, जो कि समुद्र से सटा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो प्रमुख है काठियावाड़ हो गया, कच्छ, प्रायद्वीप, ये सब जो गुजरात के भाग है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो आपको पता है मालवा का पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? देखिए दोस्तों बात करें अरावली की, तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है दिल्ली से भी मिलता है, इसका कुछ विस्तार दिल्ली में भी है, एवं पश्चिम की ओर इसका कुछ विस्तार जो है गुजरात में भी है। लेकिन मूल रूप से जो दोस्तों यह किस राज्य में? राजस्थान राज्य में इसका विस्तार है। वहीं दोस्तों विंध्य पर्वत की बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है गुजरात में भी आता है, और कुछ हिस्सा इसका जो है क्या बोलते हैं बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी प्रस्ताव है। अब विंध्य पर्वत के जो गुजरात में जो हिस्सा पड़ता है उसे पीपला की पहाड़ी कहते हैं। क्या? पीपला की पहाड़ी कहते हैं। और विंध्य श्रेणी का जो पहाड़ बिहार में पाया जाता है उसे कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। बिहार में जो पड़ता है उसे कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों बात करें और अरावली और विंध्य को, यह दोनों को बीच में जो डिवाइड करता है वो मालवा का पठार करता है। क्या? मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें छोटा नागपुर का पठार का, तो छोटा नागपुर का पठार जो है यह सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, जिसका विस्तार जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है, और यह जो है खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों बात करें दक्कन का पठार का, तो दक्कन का पठार का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत का पठार की बात करें तो इसका राज्य जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह मालवा का पठार। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों बात करें इसमें तो कोयनी जो है दोस्तों ये गुजरात में है, सही है दोस्तों। और कोयनी क्या है दोस्तों? तो कोयनी जो है ये गुजरात में है। और वहीं दोस्तों बात करें नगीपट्टनम, तो नगीपट्टनम जो दोस्तों ये तमिलनाडु का एक क्या है? तो तमिलनाडु में जो एक क्षेत्र है, नगीपट्टनम जो है तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बी जो हमारा वह गलत हो जाएगा। वहीं दोस्तों नुमालीगढ़ असम में है, यह सही है। मनाली जो है तमिलनाडु में, यह भी सही है दोस्तों। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है और एक निगम का भी वो है। अगला प्रश्न हमारा अगला है, सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी जो है दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और ये एक तरह का होटल है दोस्तों जहाँ कैसीनो वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध है। वहीं दोस्तों बात करें जापान की, जापान में, तो जापान को जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है। क्या? उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लुजोन द्वीप संबंधित है। तो बात करें दोस्तों लुजोन द्वीप की, तो लुजोन द्वीप जो है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू कक्षा का झुकाव कितना है? तो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वह 62.5 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 23.5 डिग्री की, तो 23.5 डिग्री हो जाए कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा है? अगला प्रश्न है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी से जो है एनएनपी को निकालने के लिए ह्रास को घटाया जाता है, मूल ह्रास को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। तो बात कर दोस्तों सबसे लंबी जीवित वृक्ष की, तो यह जो है कौन? सिकुआ है। क्या? सिकुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें सिकुआ की, तो यह जो मुख्यतः जो है सिकुआ, यह जो है क्या बोलते हैं सिकुआ, इसका जातिगत नाम जो है जाइगस सीटम है। क्या? जाइगस सिस्टम, जाइगस सीटम है। और यह जो है किस वंश का है? तो यह जो है ड्रेनोर वंश का पौधा है। क्या? ड्रेनोर वंश का बीज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण पर जो दोस्तों वह जेट काम करता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं बात दोस्तों रॉकेट की, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट और विमान यह दोनों जो है दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम, किससे? न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। वहीं दोस्तों बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर जो है बर्नौली के नियम पर काम करता है। किस पर? बर्नौली के नियम पर काम करता है। और यही हेलीकॉप्टर की बात कर दे तो हेलीकॉप्टर जो है बर्नौली के नियम पर। और अगर पूछ दे दोस्तों विमान किस मंडल में किस मंडल में उड़ता है? तो विमान जो है दोस्तों यह समताप मंडल में उड़ता है। क्या? समताप मंडल में उड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? तो नमक कानून को उल्लंघन के लिए जो दोस्तों गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को गुजरात के डांडी से लेकर अहमदाबाद तक इन्होंने एक यात्रा शुरू किया था। और यह जो अहमदाबाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। और उन्होंने सबसे पहले एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को उल्लंघन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है यह कब? तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों यह 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में चला था। 1920 ईस्वी में यह गांधी जी के द्वारा चला गया था। वहीं दोस्तों बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद यह जो है 1905 ईस्वी में 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। नमक कानून को उल्लंघन के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो बात करें दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन के, तो इसके जो नेता था वह हेनरी बेबियन डिरोजियो। कौन? हेनरी बेबियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है कब? 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जो है इन्होंने बंगाल युवा आंदोलन की स्थापना की थी। वहीं दोस्तों बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय जो है इन्हीं के सहायता से जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में है जो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। वहीं दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने जो है तत्बोधिनी सभा, कब? तत्बोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में की थी। कब? 1839 में की थी। वहीं दोस्तों बात करें डेविड हार्डर की, तो डेविड हेयर ने 1818 ईस्वी में कोलकाता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? कोलकाता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो देखिए दोस्तों बात करें कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में अवस्थित है, इसके नींव जो है 1198 यानी लगभग कह सकते हैं 1200 ईस्वी में इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने
रखी थी, लेकिन इसका जो है यह सिर्फ नींव ही रख पाए थे और इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके काम को जो पूरा करवाया था वह इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें रजिया की, तो रजिया सुल्ताना जो है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है, और यह जो है महिला शासिका भी कह सकते हैं, और यह जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश की पुत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों इसकी 5वीं मंजिल का जो निर्माण है मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में करवाया था। क्या? फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें बताइए जरूर, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगला है आसमो त सदैमय कहाँ से लिया गया है? तो आसमो मा सदैमय ये जो है दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्या? ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। वैदिक काल में दोस्तों भारत में कितने वेद है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद की बात करें दोस्तों तो इसे जो है संगीत का जनक माना जाता है। क्या? संगीत का जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों वेद त्रय की बात करें तो वेद त्रय में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। वहीं दोस्तों अथर्ववेद जो है ये बाद का वेद है, सबसे आखिरी का वेद है, और इसी में जो है दोस्तों जादू टोना वगैरह का चर्चा है। तो हम अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये जो है दोस्तों कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। कल का था क्या? भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा से शेयर करता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करता है। वहीं दोस्तों बात करें 106 किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वह अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। वहीं 699 किलोमीटर जो है यह भूटान के साथ करता है। किसके साथ? भूटान के साथ। वहीं दोस्तों 1850 किलोमीटर की बात आ जाए तो यह जो है नेपाल के साथ साझा करता है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब आता है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है, तो इसको आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग सेट डिस्कशन लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।